वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग अगेन तमाम लोगों को सलाम जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। और जनाब, हम हमेशा इस बहस में मुब्तला नज़र आते हैं कि भाई हम एक एक बहुत ही मॉडर्न कंट्री अब बन चुके हैं। हमारा जो निज़ाम तालीम है वो बहुत बेहतर हो चुका है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, हमें जो है तहज़ीब व तमद्दुन में भी अब हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो सिर्फ जो ये चीज़ें हैं, ये जो सिर्फ ये मामलात हैं, ये सिर्फ शहरों की हद तक हैं। कराची पाकिस्तान का एक बड़ा शहर, लाहौर पाकिस्तान का एक बड़ा शहर, इस्लामाबाद, आपको वहाँ पर नज़र आएगा मॉडर्न कल्चर, नज़र आएगा निज़ाम तालीम, नज़र आएगा ख़वातीन आपको वहाँ पे इंडिपेंडेंट दिखाई देंगी। अगर आप हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची का अगर हम लोग जिक्र करें, या अगर मैं कोई और शहर मिस कर गई हूँ, तो वहाँ पर आपको वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो आपको पढ़ी लिखी बाहिम्मत ख़वातीन काम करती हुई, अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ करती हुई, आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये हमारा पाकिस्तान है। लेकिन इसका एक दूसरा रुख क्या है, दूसरी साइड के अगर हम ज़रा इंटीरियर में अगर जाना शुरू करें तो हमें पता चलेगा कि आज भी वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट ख़वातीन हैं उनको आगे बढ़ने में, या अगर वो उस रास्ते पर हायल हैं तो वहाँ पर उनके लिए रुकावटें पैदा की जाती हैं, उनको आगे बढ़ने से आज भी रोका जाता है। हमारे छोटे गाँव हो गए, कस्बे हो गए, वहाँ पर आज भी जो लड़कियाँ हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको बड़ी फ़ाइट करना पड़ती है, बड़ी जंग लड़ना पड़ती है अपने आप से। लेकिन अभी जिस खातून से, जिस बच्ची से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, इसने ये साबित कर दिया है कि अगर इंसान के इरादे हों पुख्ता तो वो कुछ भी, कोई भी मुश्किल हो वो पार कर जाता है, वो हासिल कर जाता है। मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ विहाड़ी के करीब एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा इलाका है, गांव है। वहाँ की 18 साला अक्सा ने एक बड़ा काम कर दिखाया है। अच्छा, अब ये वो इलाका है, ये वो गांव है जहाँ पर यूजली ख़वातीन को घर से बाहर जाकर काम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होती है। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे गांव देहात मौजूद हैं जहाँ पर ख़वातीन का बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं किया जाता। लेकिन भाई विहाड़ी के करीब के गाँव की जो अक्सा है, उन्होंने क्या काम किया, पिछले 10 माह से वो एक मिल्क कलेक्शन सेंटर में काम कर रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और जब वो अपने घर से निकली, इनिशियली तो इनको इनके भाई और इनके वालिद का सपोर्ट था, तो ये अपने घर से बाहर निकली और इन्होंने काम किया। लेकिन इनके इलाके की, इनके गांव की किसी भी औरत, कोई भी ख़वातीन जो है, उनको बाहर जाकर काम करने की इजाज़त ना थी। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको बड़ी बुरी निगाह से देखा जाता है। अच्छा जी, अक्सा ने जब ऐसा सिलसिला शुरू किया तो पता चला कि पहले तो मोहल्ले के जो लोग थे वो बड़ी मुखालफत में सामने आए, उन्होंने बड़ी तनकीद की, बड़ा बुरा भला भी कहा। लेकिन फिर जब अक्सा की पिछले 10 महीने की जो अनथक मेहनत और कोशिश है, उसने वहाँ का माइंडसेट चेंज करना शुरू किया, एनवायरनमेंट चेंज हुआ। एनवायरनमेंट चेंज ऐसे हुआ कि अब हालात ये हैं कि जो इसी इलाके की जो एक बूढ़ी औरत हैं, अब वो अक्सा के साथ इनके जहाँ पे ये काम करती हैं वहाँ पर मौजूद होती हैं और ये कहती हैं कि जनाब, अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कोई आके तुम्हें कैसे कुछ कह सकता है बुरा भला। और ये एक इंस्पिरेशन बनी है, अक्सा एक मोटिवेशन बनी अपने मोहल्ले के, अपने इलाके, अपने गांव की दूसरी ख़वातीन के लिए। तो अक्सा से ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इतना हौसला जनाब इनमें कैसे आ गया कि सबके खिलाफ जाके इन्होंने जो है वो एक इंडिपेंडेंट खातून होने का एजाज़ हासिल किया अपने इलाके में। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि कैसे ये सारा सिलसिला हो गया, आपने कैसे अपने काम का आगाज किया, क्या ठानी? घर के कुछ हालात ही ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे ये जॉब करनी पड़ी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो जी, मुझे बताओ कि अपने जो जहाँ पर रहती हो वहाँ पर ख़वातीन वगैरह के काम करने का रुझान है, पसंद किया जाता है, कोई और काम कर रहा है? जी, अब तो उनमें काफी शोरा आ चुका है, क्योंकि वो कहती हैं तो तुम एक मिसाल बनी हो तो हम लोग भी ये काम करेंगे। लेकिन अभी तक भी बैर निकल के किसी ने काम नहीं किया। वो आगे से ये बस समझते हैं कि अब हम लोग इस काम को तरजीह दें। जैसे आपने एक काम शुरू किया है, इस तरह हम भी अपना काम शुरू करें। अक्सर सबसे पहली बार किसको बताया कि काम करना चाहती हो, घर में किसको बताया और क्या मुखालफत हुई या सपोर्ट किया सबने?
सबसे पहले मैंने अपने भाई से बात की थी। अच्छा, उसके बाद फादर से, उसके बाद आप ही तो लोग क्या थे, कहा भाई अपने ने, क्या कहा? रिश्तेदार थे। भाई ने ये नहीं कहा कि नहीं यहाँ पे तो कोई भी काम नहीं करता, सब लोग बात करेंगे, तुम कैसे करोगी, रुकावट होगी, ऐसा कुछ बोला भाई ने, या उसने कहा कि नहीं मैं साथ दूंगा? नहीं, भाई ने तो सपोर्ट की थी। उसने कहा कि मैं आपकी पूरी पूरी सपोर्ट करता हूँ, आप काम करो। लेकिन हम पापा ने कहा था, उसने कहा कि ये जो काम है इसमें रुकावटें बहुत आएंगी, लोग बातें बनाएंगे जिसकी वजह से तुझे परेशानी बहुत होगी। लेकिन फिर मैंने भी हौसला अपना रखा और भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट की, जिसकी वजह से मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह रुकावटें और मुश्किलात का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा, तो फिर जब काम का पहला दिन था, जब नया नया घर से निकली, काम पे जाना शुरू किया, तो जिस इलाके में रहती हो, जो मोहल्ला है आपका, वहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग थे, नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया या काम को सराहा या आपकी हिम्मत को दाद दी या तनकीद की उन्होंने? नहीं, पहले तो किसी ने भी नहीं मदद किया और ना बल्कि रुकावटें बनी। उन्होंने कहा कि तुम लड़कियों पे ये मर्दों वाला काम कैसे कर रही हो। तो उस वक्त थोड़ा सा मैं डर भी गई थी, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने हिम्मत रखी अपने फादर और भाई के सपोर्ट से। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी लोग हैं वो तारीफ करते हैं, वो कहते हैं तुम मर्दों वाला काम तुमने किया, हमारी बेटियों के लिए एक मिसाल बनी हो, हमें बहुत खुशी हुई है। तो अक्सा, जब इनिशियली जो थे मोहल्ले वाले थे या जो आसपास के लोग थे, जब उन्होंने तंग करना शुरू किया या बातें बनाना शुरू की, तो कहीं पर हिम्मत नहीं टूटी कि भाई अब इतना लोग बातें कर रहे हैं, घर वालों को भी बातें सुनना पड़ रही हैं, तो चलो छोड़ देती हूँ, नहीं जाती, ऐसा भी ख्याल दिल में आया? हाँ, घबराई तो थी, लेकिन फिर भी हिम्मत रखी। मैंने कहा अगर जो मैंने नियत किया है उसको तो अब पूरा करूंगी, चाहे बातें सुननी पड़े, चाहे जो कुछ मर्जी हो। फिर हाँ जी, मेरे वालिद साहब ने फिर यही बात की। उसने कहा कि पहले दिन मैंने आपसे यही बात की है। मुझे ये बताओ, जब पहली तनख्वाह मिली अपने हाथ में तो उसका क्या किया? मैंने पहली जो तनख्वाह मिली थी, मैंने अपने भाई, अपने दादा अब्बू की और अम्मी की पिक्चर की फ्रेम बनवाई थी। अच्छा, तो क्या चाहती हो जो है तुम्हारे जो आसपास की जो लड़कियां हैं, जो ख़वातीन हैं, यकीनन उनको भी काम करना चाहिए, उनको भी अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए, उनके लिए कुछ करोगी? जी हाँ जी, मैं उनके लिए यही कह सकती हूँ कि वो भी आगे पढ़े। अगर पढ़ नहीं सकती, कोई ऐसा काम करे जिससे उनका नाम रोशन हो। लेकिन हाँ, अगर घर में बैठे रहे तो काम के लिए बाहर नहीं निकल सकती, वो अपनी हिम्मत खुद बने। अच्छा, तुम्हारे जाने के बाद जब से काम करना शुरू किया और अब तो 10 महीने हो गए हैं, तो आसपास का जो माहौल है वो कितना तब्दील हुआ है, लोगों का नजरिया कितना तब्दील हुआ है लड़कियों के काम करने के हवाले से? आज अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा लोगों का रुझान है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर लड़के काम कर सकते हैं, मर्द काम कर सकते हैं, तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती। इसलिए वो कहते हैं कि तुमने अब हमारे गांव की एक मुस्तकिला भी, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से हमें अपनी बेटियों को एक सबक देने को मिल गया है। लोग अब इस तरफ रुझान ज्यादा करें कि बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को काम करने के लिए बाहर जाने की इजाजत दें। हाँ। अच्छा अक्सा, ये मिल्क कलेक्शन सेंटर में काम करती हो, लैब का काम है, थोड़ा डिफरेंट काम है, ज़रा टेक्निकल काम है, तो ये वाला शौक कैसे हुआ? यूजुअली तो हमने सुना है कि जो गांव की लड़कियां होती हैं उनको टीचिंग का बड़ा शौक होता है, लेकिन तुमने बड़ा डिफरेंट शौक रखा अपने लिए, ये कहाँ से पैदा हुआ? बस जब हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे शहर में, तो उस वक्त उधर शहर में रहना पड़ता था, तो उधर केबल वगैरह, डिश वगैरह पे टीवी देखना, उधर मुझे शौक था सीआईडी देखना। सीआईडी में वो केमिकल और बहुत से भी तहकीकात करते थे। अच्छा, से मुझे ज्यादा शौक जी। अच्छा, तो सोचा था कि ये जो शौक है, ये टीवी देख देख के, सीआईडी देख देख के, तो वाकई जो है वो एक दिन इस तरह का काम कर लोगी। हाँ जी।
अच्छा, बस क्या मुश्किलात हैं अभी भी यहाँ की जो खवातीन है उनको घर से बाहर निकलने में या काम करने में? सबसे जो एक बड़ा मसला लगता है, जो तुम्हें लगता है कि नहीं होना चाहिए, वो क्या मसला है जिसको खत्म करने की कोशिश भी करोगे? ये वादा भी करना है मेरे साथ अभी। ठीक है, इंशाल्लाह। अब लड़कियों को बाहर जाने की भी मतलब लोग खुद ही इजाजत दे रहे हैं, क्योंकि पहले पढ़ाई करने के लिए भी बहन नहीं जाने देते। आप तो पता है लोग इजाजत क्यों दे रहे हैं अक्सा? लोग इजाजत इसलिए दे रहे हैं कि अक्सा ने मिसाल बनकर दिखाया है और उसने बताया है कि खवातीन भी काम कर सकती हैं, अपनी तालीम मुकम्मल कर सकती हैं और कोई भी काम कर सकती हैं। तो ये अक्सा मिसाल बनी है और अक्सा अपने गांव की और लड़कियों के लिए मज़ीद इंस्पिरेशन भी बनेगी। जो रुकावटें होंगी वो ख़त्म करने की ज़िम्मा भी अब अक्सा उठाएगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपको कहीं ऊपर से ही आई है अक्सा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, इसी तरह से काम करती रहो, आगे बढ़ती रहो, अपने ख्वाब पूरे करती रहो। जनाब, ये तो थी अक्सा जिनसे हमने आपकी करवाई मुलाकात और ढेरों दुआएं हैं अक्सा के लिए। एक छोटी सी जाएंगे जनाब ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद एक हमारे सोसाइटी का, हमारे मुआशरे का जो एक खौफनाक चेहरा है उस पर से पर्दा उठाएंगे, वो आपको दिखाएंगे और उसकी रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए, कौन लोग आगे हैं और किन लोगों को आगे आना चाहिए, ये बात करेंगे। तेज़ाब गर्दी हमारे मुआशरे का एक बड़ा ही बदसूरत रुख है, इस पर बात करेंगे। जो लोगों की खूबसूरती से, हमारी बच्चियों की खूबसूरती से उनकी खुद एतमादी पर जो ग्रहण लगा देता है, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा भी देनी चाहिए। ब्रेक से वापस आएंगे और सारिम बरनी हमारे साथ होंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर हमारे बाज़ारों में, दुकानों पर खुलेआम बंदूक और असलहा मिलना शुरू हो जाए, फ़रोख्त होना शुरू हो जाए, तो उससे क्या होगा? उसका कोई लाइसेंस ना हो, किसी का भी दिल करे कोई भी शख्स आकर बंदूक उठाकर ले जाए, कोई भी असलहा उठाकर ले जाए, कोई भी पिस्तौल उठाकर ले जाए, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमारे जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पर जो जराइम की शरह है उसमें इजाफा होगा मुसलसल। किसी का भी दिल करेगा वो बंदूक की धौंस पे जाके किसी भी शख्स से लूट मार करेगा, कुछ भी खरीद कर ले, कुछ भी लूट कर ले आएगा। इसी तरह एक और मैं समझती हूँ कि असलहा एक तरह का ये असलहा ही है जो कि खुलेआम हमारे यहाँ फ़रोख्त होता है और इतने सस्ते दामों फ़रोख्त होता है और किसी की ज़िंदगी को कैसे मिनटों में तबाह कर देता है। मैं बात कर रही हूँ तेज़ाब की, जो हमारे यहाँ खुलेआम जिसकी फ़रोख्त है, महज 20 या 30 रुपए की आपको लीटर की एक बोतल मिल जाती है। और जिस भी मर्द का दिल करता है, किसी दरिंदे का दिल करता है, तो कभी वो अपनी बीवी को सज़ा देने के लिए उसका चेहरा बिगाड़ देता है, और कभी कोई ऐसा शख्स जो अपनी अना की खातिर किसी औरत से अगर उसको इनकार मिला हो तो अपनी महबूबा का चेहरा बिगाड़ने में कभी उसको इस्तेमाल करता है और उसके बाद उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। आज हम प्रोग्राम में ये तज़किरा तेज़ाब गर्दी का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इसकी शरह में इजाफा है वो पिछले कुछ हफ्तों महीनों में देखने को मिला है। कुछ केसेस हैं, वो मैं उसकी जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बहावल नगर का इलाका जो टोबा कलंदर शाह है, वहाँ पर एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है जहाँ पर मज़हर नामी शख्स ने घरेलू झगड़ा हुआ, बीवी पर तेज़ाब फेंक दिया, चेहरा बिगाड़ दिया। 70% इस औरत का जिस्म जो है वो झुलस गया है, उसका जिस्म ख़राब हो गया है, वो जल गई है तेज़ाब की बदौलत। और इसके बाद एक और वाक़या होता है, इसी महीने में 2 और वाक़यात रूनुमा होते हैं, जिसमें से 6 जून को एक वाक़या खानेवाल के गाँव में पेश आता है जहाँ पर 3 बच्चों की माँ पर ज़मीन का तनाज़ा है, ख़ानदानी तनाज़ा है, और वहाँ पर जी इस औरत पर, इस माँ पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, इसको जला दिया जाता है। एक और वाक़या जो कि लाहौर में रिपोर्ट हुआ है, जौहर टाउन में ही 7 जून का वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें मुलजिम अहमद है, इसने मरियम पर तेज़ाब फेंका। क्यों फेंका? क्योंकि भाई इसकी अना को बहुत तकलीफ पहुंच गई थी, क्योंकि मरियम ने शादी से इनकार कर दिया। जब रुसवाई हुई इस शख्स को, जब इनकार मिला इस शख्स को, तो उसने सबसे आसान तरीका ढूंढा हमारे यहाँ कि मुझे इनकार कर दिया, मुझ जैसे राजा महाराजा को इनकार कर दिया, अब देखो मैं इसको इसकी सज़ा क्या दूंगा, अब मैं इसका चेहरा ही
बिगाड़ दूंगा। आखिर कब तक जो हवा की बेटी है वो इस जुल्म और तशद्दुद से गुजरती रहेगी? आखिर कब तक जो है वो ये दरिंदे जो हैं वो खुलेआम दंदनाते फिरते रहेंगे? और उसके बाद होता भी क्या है? उसके बाद कुछ नहीं होता। ऐसे मुल्जिम, ऐसे मुजरिम, इनको कोई सजा नहीं मिल पाती। ये खुलेआम दंदनाते फिरते हैं, लोगों की बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, उनके चेहरे बिगाड़ देते हैं, उनकी खुद एतमादी सारी जिंदगी के लिए उनसे छीन लेते हैं। कितना परेशान होते हैं आप और मैं। सोचें, बीइंग अ पेरेंट, जब हमारी बच्ची अगर ज़रा सा जल जाए या हमारा बच्चा अगर ज़रा सा जल जाए, हम कभी नहीं चाहते कि वो गिरे, उसको चोट आए, उसके चेहरे पे कोई निशान आए, उस पर कोई आंच आए। तो आप सोचिए उन बेटियों का जिनका चेहरा ऐसे दरिंदे, ऐसे जानवर बर्बाद कर देते हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले तो मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूँगी उन फलाही इदारों को, उन लोगों को जो लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं, जो ऐसे लोगों को आसरा देते हैं, जो ऐसे लोगों का सहारा बनते हैं। सलाम पेश करती हूँ मैं उन तमाम लोगों को जो आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी का सुकून पीछे रखकर ऐसे लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का सबब बनते हैं। और ऐसे में ही सारिम बरनी और उनका जो ट्रस्ट है, सारिम बरनी वेलफेयर ट्रस्ट, आपको पता है कि ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है और ये ऐसे लोगों का सहारा बना हुआ है जिनका कोई और आसरा नहीं होता, जिनका कोई और दर नहीं होता। ना सिर्फ आज से बल्कि कई सालों से लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहा है, उनकी खुद एतमादी वापस लौटा रहा है, उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए काम कर रहा है। सारिम बरनी साहब हमारे साथ इस वक्त शामिल गुफ्तगू भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन भी किया है, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो आपकी जितनी भी कोशिशें हैं और आपका जितना भी काम है हमारे मुल्क के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, उस पर मैं आपको बहुत ही सलाम पेश करती हूँ कि आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। सर, अब जो ये तेज़ाब गर्दी के वाक़यात इतने ज़्यादा सामने आ रहे हैं, आखिर क्यों हमारी बेटियाँ गैर महफूज हैं? देखिए, क्यों गैर महफूज है, वजह सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ सज़ाएँ नहीं है, सज़ाओं का निज़ाम नहीं है। अगर कोई ऐसे वाक़े पे FIR भी काटता है जा कर के, तो फिर बाद में अहले महल्ला, ख़ानदान वाले, रिश्तेदार, इर्द गिर्द के लोग इतना प्रेशराइज़ करते हैं कि कंप्रोमाइज़ करने पे मजबूर कर देते हैं। इवन वो IO भी कि तुम उनसे नहीं लड़ सकती, तो वो ताकतवर लोग हैं, वो यूँ कर देंगे, वो कर देंगे, इतना ज़्यादा तंग कर देते हैं कि ऐसे केसेस में कंप्रोमाइज़ हो जाता है। फिर अगर चलते हैं ऐसे केसेस तो लंबे लंबे केसेस चलते हैं, कई कई साल एक अदालत में लगते हैं, फिर अपील पे अपील, अपील पे अपील, अपील पे अपील। अब एक शख्स जिसकी शक्ल बिगड़ गई, जिसकी ज़िंदगी तबाह हो गई, जो मकसद बाहर निकलते हुए चेहरा दिखाते हुए घबराने लगा, वो किस तरीके से 10-10 साल, 15-15 साल अपने केसेस को लड़े, पैसा कहाँ से लाए, हौसला कहाँ से लाए, हिम्मत कहाँ से लाए। इस वजह से ये वारदातें मैं समझता हूँ कि बढ़ रही हैं। सिर्फ अगर इसको रोकना है तो इसमें जल्द सज़ाओं की तरफ लेकर के जाएं। मैक्सिमम 3 मंथ्स जो होना चाहिए, केसेस होना चाहिए, उसी के अंदर तमाम अपीलें निमट जानी चाहिए। और इसकी बेहतरीन सज़ा ये होनी चाहिए जो दीन में भी है और यकीनन कानून भी फॉलो करता है कि जब आपने जो उस पर तेज़ाब फेंका, आपको तो ना दीन ने इजाज़त दी, ना कानून ने इजाज़त दी, लेकिन उसको तो कहा है ना, दीन खुद कहता है ना कि खून का बदला खून। तो ऐसे में ऐसे शख्स को यही सज़ा देनी चाहिए कि उस औरत के हाथ में उतनी ही तेज़ाब की बोतल, उसी लेवल का तेज़ाब देना चाहिए और कहना चाहिए कि अब इसके ऊपर फेंक दो। ये और बात है कि हमारी बहनें ऐसा नहीं कर पाएंगी, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन ऐसी सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो नहीं कर पाती तो उसका भाई, बेटा, बाप कोई तो होगा ना, बाप तो होगा जिसने बड़े लाड से पाला होगा अपनी बेटी को, वो ये काम करे। लेकिन ये होना चाहिए। कब तक के हमारी बेटियां बहनें जिंदगी में, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे आपके पास भी, आपके सामने ऐसे केसेस मौजूद होंगे। सिर्फ तेज़ाबगर्दी की बात नहीं करूंगी, ओवरऑल बात करूंगी कि जहां पर जो जुर्म करने वाला शख्स है, जो मुल्जिम है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या शरह होगी? मैं एक अंदाज़ा आपसे पूछती हूँ, क्या परसेंटेज आपने महसूस की होगी आपके मुताबिक जब जो मुजरिम है वो खुलेआम दंदनाता फिरता है, उसको कोई सज़ा नहीं होती?
देखिए, अपने लिए तो मैं बड़े खुशी से और फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि जो केसेस हमारे पास आते हैं और हमारे साथ चलते रहते हैं उसमें हम 100% सजाएं करवाते हैं, हम बिल्कुल नहीं बचने देते उसके अंदर। हाँ, जो नॉर्मली बाहर केसेस होते हैं जिनमें पैसे भी देने होते हैं, धक्के भी खाने होते हैं, उसमें बेचारे थक हार करके वो लोग बैठ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैं उसकी तस्वीरें ऐसी मेरे मोबाइल में हैं, इस वक्त मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें हैं कि वो दिखाई नहीं जा सकती टीवी के ऊपर। यही मैं सोचता हूँ कि आखिर उसका कसूर क्या है। जिस दीन की हम बात करते हैं उस दीन में तो नहीं है ना। हमारे लिए औरत बहुत एक बड़ा मुकाम रखती है, एक मर्द के लिए औरत बहुत बड़ा मुकाम है। उसके बावजूद वो दीन अगर आंखों से भी उस औरत को कुछ बुरा करते देखता है तो उस मर्द को ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि उसको काट दे, उसको जला दे, उसको मार दे। तो सोचें कि ये कौन सी वजूहात हैं, ऐसी कौन सी इज्जत है, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये तेजाब डाल देते हैं, ये काट देते हैं, टुकड़े कर देते हैं। और ये चीज़ें पहले तो ये था ना कि औरत पे हो रहा था, अब ये चीज़ फैलती चली जा रही है। अब हर आदमी अपनी दुश्मनियों के लिए इन चीज़ों को हथियार बना करके जो है ना इस्तेमाल कर रहा है। बड़े ही दुख के साथ बात कहना पड़ रही है, मुझे बड़े ही अफसोस के साथ यहाँ पे ये जुमला कहना पड़ा है कि हम तो अब उस सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पर वालिदैन भी अपने औलाद उन पर भी तशद्दुद कर रही है, वालिदैन अपनी औलाद से भी महफूज नहीं है। और आपसे बेहतर कौन इन वाकयात के ऊपर रोशनी डाल सकता है, कौन बात कर सकता है जो अपनी आंखों से रोज ना जाने कितने ऐसे वाकयात देखते हैं। मेरी बहन, बड़ी हकीकतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सुबह सुबह अगर ज़्यादा बातें बताएं तो सारे दिन लोगों के विचारों के फिर ख़राब भी होने लगते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि बदलना है तो हम सबको बदलना है, मुझ समेत बदलना है। हम सारे के सारे लगे उसे बदलने में, वो नहीं बदल पाएगा जब तक मैं खुद नहीं बदलूँगा। हम वालिदैन के हकूक़ की तो बात करते हैं, फिर मैं ऐसे भी केसेस बता सकता हूँ जहाँ वालिदैन बुरा कर रहे हैं बच्चों के साथ, और वो भी बता सकता हूँ जहाँ बच्चे बुरा कर रहे हैं वालिदैन के साथ। मैं ऐसी भी चीज़ें बता सकता हूँ जहाँ बच्चियाँ अपने घरों में भी महफूज नहीं है, बाहर और शौहर महल्ले वाले को तो छोड़ दें, अपने घरों में भी महफूज नहीं है। फिर ये बड़ी शर्मनाक चीज़ें, हम किस तरीके से बोलें, हम किस तरीके से निभाएं, हम किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दें। हाँ, जिस दिन मुझ समेत चीज़ें बदलना शुरू हुई, मैं जिस दिन बदला उस दिन ज़रूर बेहतरी आएगी। लेकिन हम खुद नहीं बदल रहे ना। आप देखें, अगर तेज़ाब गर्दी के वाक़यात लें तो ऐसे वाक़यात, ज़्यादातर वाक़यात पंजाब, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि और जगहों पे नहीं हो रहे, ज़्यादातर वाक़यात ऐसे पंजाब के अंदर होते हैं। जब पंजाब में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं तो क्यों इतना खुलेआम तेज़ाब दिया जा रहा है? ये क्यों नहीं फौरी उनको सजाएं दे करके बताया जा रहा, ताकि रोकथाम हो। जुर्म दुनिया में कोई ख़त्म नहीं हुए, ना होंगे, कभी भी नहीं होंगे। जब तक इंसान है जुर्म होंगे, लेकिन जुर्म ख़त्म किए जाते हैं। कभी कभी एक आध कोई वाक़या होता है, ये तो अक्सर केसेस तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। ये तो वो केसेस होते हैं जो हम आप बात कर रहे होते हैं जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, अदरवाइज तो वही मामलात को निपटा लेते हैं। फिर लड़की तो हमारे घर का, हमारे माशरे का एक बोझ है। वो कहते हैं चलो जी मर गई तो कहानी ख़त्म हो गई, बोझ ही उतर गया। इवन शौहर ससुराल वाले नहीं, उसके अपने घर वाले भी उसको एक बोझ बनाए में। इस बोझ से हमें निकलना है, ये बोझ नहीं है। इसके लिए तो अल्लाह ने, रसूल ने कैसे चीज़ें हमें बताई हैं। यहाँ तक बता दिया कि जिन्होंने 2 बच्चों की परवरिश की उनको जो है ना जन्नत दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें किधर हैं हमारी? सिर्फ बातों में, सिर्फ किताबों में, या सिर्फ अपने आप को अच्छा बताने के लिए जो है ना हम ज़बानों से ये दोहराएं बातें? नहीं, इसको अमल करने की ज़रूरत है, और अमल हर तरफ से होना है। अगर शौहर बुरा है तो क्या घर में देवर नहीं होते, सास नहीं होती, चिठानी देवरानी नहीं होती, क्या महल्ले वाले नहीं होते? किधर है वो रोल जो हमें अदा करना है? किधर है वो पड़ोस? आपने 12 की, और मैं आपसे जानना चाहूंगी इन डिटेल, चूंकि अभी ब्रेक पे जाने, आपने बोला कि हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। जब हम खुद बदलेंगे तो हमारा ये माशरा बदलेगा। हमें कैसे बदलाव की ज़रूरत है, मैं आपसे ज़रूर जानूंगी किस तब्दीली की हमें ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं, और सारिम बरनी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तेज़ाब गर्दी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सारिम साहब, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितनी
बच्चियां जो आपके पास आती हैं, जो ख़वातीन आपके पास आती हैं और अपनी खुद एतमादी जो है वो खो चुकी होती हैं, क्या वो दोबारा कभी बहाल हो पाती है? देखिए, जीना तो शुरू कर देती हैं लेकिन जी नहीं पाती, आसान नहीं होता। हम नॉर्मल चेहरे पे अगर कहीं एक गलत कोई दाना निकल लिया है, कोई ऐसी जगह तिल हो जो अच्छा ना लग रहा हो, भले मकसद एक नॉर्मल सी चीज़ है वो, लेकिन हम कितना गिल्टी फील करते हैं, ज़रा ज़रा सी चेहरे पे चीज़ों को कितना गिल्टी फील करते हैं। और एक ऐसी बहन जिसका पूरा चेहरा, पूरा जिस्म आगे से पीछे से जला हुआ हो, वो कैसे जी पाएगी? अभी हादसाती तौर पे हमारे पास कराची का एक वाक़या है, सिलेंडर फटा, उससे 3 बच्चे जले हैं बुरी तरीके से। तो कल भी मेरे पास वो आए हुए थे, बच्चे बैठे थे, तो जो लड़का है पहले तो मुझे कह रहा था कि रोने लगा, छोटा सा बच्चा है, कि मेरी बहन के हाथ सही करवा दें। मैं उसके हाथ बिल्कुल यूँ बंद होगा, माशाल्लाह ऑपरेशन हुआ है, वो बेहतर होने शुरू हो रहे हैं। तो अब जब उसने देखा हाँ अब उसके तो हाथ खुलने शुरू हो रहे हैं, तो अब उसको अपनी फिक्र हो रही। कल मुझसे कह रहा है ये मेरा चेहरा कब सही होगा। मैंने उसको ऐसे देखे, फिर इनको हौसला देना पड़ता है ना। मैंने मजाक में कहा, मैं बोला तुम फिक्र नहीं करो, तुमसे कोई ना कोई लड़की फंस जाएगी, तुम टेंशन नहीं लो, तो ठीक है। तो ये मगर मेरे इस कह देने से वो हंस तो पड़ा, मुस्कुरा तो पड़ा, लेकिन क्या वो जीना शुरू कर देगा? इतना आसान नहीं है ये। हम कितना हौसला दे दें, कितनी ताकत दे दें, कितनी हिम्मत दे दें, ये ज़रूर है कि ज़िंदगी के सफ़र पे तो चल देगा कोई भी, लेकिन जीना जिसे कहते हैं वो नहीं कर पाता। इंसान जब जब अपना चेहरा देखता है, जब जब शीशा आता है, जब जब सामने कैमरा आता है, जब जब वो कांप के रह जाता है। ये जज्बात तो मेरा ख्याल है अगर उनसे लिए जाए ना, हाँ हम हौसला दे के बिठा देते हैं तो वो बोलेंगे नहीं मैं जी रही हूँ या मैं जी रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं ना, आंसू तो उनके हमारे सामने आके गिरते हैं, दर्द तो हमारे सामने आके बयान करते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ चंद को, सबको नहीं भी होती, चंद को तो ऐसी सज़ा दें, भयानक सज़ा दें, कम से कम अगर उस खातून या बंदे से नहीं उस पर तेज़ाब पलटवाते तो कम से कम हुकूमत ही ऐसे लोगों को फांसी दे, 3-3 महीने में सज़ाएं दें। कसम से मैं आपको बताता हूँ कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा। ये सब बहादुरी तभी तो आ रही है क्योंकि पता है उनको कि होना कुछ भी नहीं है। अगर साल, 1-1.5 साल, 6 महीने, 2 महीने जेल में भी रह लिए तो कौन सी क़यामत आ गई, सबक तो सिखा दिया ना। लेकिन जब ये पता होगा कि अब खून का बदला खून है, ऐसी इबरतनाक सजा देंगे पूरी दुनिया देखे उसको, आपका सोशल मीडिया, आपका जो न्यूज़ मीडिया है वो बताए कि अब जो शख्स ये गुनाह में सरजर्द होगा, जो किसी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब करेगा, बर्बाद करेगा, उसका अंजाम अब ये होगा। ये जब खौफ फैलाना, हमें इसको आम करना पड़ेगा, इस खौफ को, ताकि कोई भी जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचे। बिल्कुल। और देखें, आपको मोहब्बत है उसे, वो आप नहीं मिले तो आप उसको जला रहे हैं, पहले तो अपने आप को जला लेना आप। हाँ। वो तेजाब की आधी बोतल अपने ऊपर फेंक ले। बिल्कुल। अच्छा बनी साहब, मैं मुझे ये भी बताइएगा, जैसे कि हमने बच्चों की खुद एतमादी के हवाले से बात की, अब कितना आपको लगता है कि दोबारा से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के साथ भी अटैच्ड होने की ज़रूरत है, या जो बच्चियां हैं उनका दोबारा जो उनकी खुद एतमादी है बहाल करने के लिए उनकी बाकायदा कोई थेरेपी भी होना ज़रूरी है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, मेंटली स्टेबल रहें? देखें, मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को अपने माशरे में तो नहीं मानता। वजह यह है कि मस्जिद में भी तो हम जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दीन की बातें सुनते हैं, बाहर निकलते हैं वही सब कुछ कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है, बाहर हमें वो चीज़ें जीने नहीं देती, रहने नहीं देती। इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की ज़रूरत नहीं है, इनको हमारी ज़रूरत है कि हम अपनी ज़बानों को इनके आगे बेहतर पेश करें, इनकी शक्लों पर डिस्कस ना करें, इनके गुजरे हुए वक्तों को डिस्कस ना करें। इनका अगर साथ दे सकते हैं तो इनका साथ दें, इनके साथ सफ़र कर सकते हैं तो इनके साथ सफ़र करें, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर होंगे। अगर हम किसी इदारे में ले जा करके सिर्फ इनको रिहैबिलिटेट करवाएं, घंटे 2 घंटे की क्लास और फिर निकलें, फिर वही सब कुछ, या कोई मजाक उड़ा रहा है उसके चेहरे का, या कोई कह रहा है भाई हम तो इसको लड़की नहीं दे सकते, या तो हम इसको लड़का नहीं दे सकते,
तो क्या रिहेबिलिटेशन सेंटर कुछ कर लेगा उसका? कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ना, मुझे बदलने की जरूरत है, हमें बदलने की जरूरत है, हम सबको बदलने की जरूरत है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, लास्ट आपके कमेंट्स लूंगी। बीइंग अ सोसाइटी, हम किस तरह से अपने अंदर तब्दीली ला सकते हैं? अपने सोच के ज़ावियों को हमें कैसे तब्दील करना होगा? देखिए, मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मैं इस बात का क्या जवाब दूं। मैं किसको समझाऊं, मैं किसको बताऊं? मैं अजान हो रही है, किसको नहीं पता नमाज पढ़ने जाना है? मैं क्या बताऊं उसको कि तुमने नमाज पढ़ने जाना है? मैं क्या बताऊं उसको कि ये गुनाह है, ये सवाब है? हम सबको तो सब कुछ पता है। ये क्या मुझे नहीं पता कि अगर मैं अपने ऊपर तेजाब फेंकता हूं या मेरे पर कोई छींट आ जाती है तो मुझे क्या दर्द होगा? और अगर नहीं पता तो किसी को जलाने से पहले जरा सा अपने ऊपर फेंक करके देख ले। मैं यकीन जानते से कह सकता हूं कि आपका इरादा बदल जाएगा। आप दूसरे को तकलीफ नहीं दे पाएंगे। सिर्फ जरा सा ड्रॉप बराबर हाथ पे गिरा लीजिए, जो सबसे मजबूत जगह होती है हाथ, इधर गिरा लीजिए आप तेजाब। आप किसी पे तेजाब नहीं फेंक पाएंगे। लेकिन अफसोस कि आप किसी पे जाकर के फेंकते हैं। एक किस्सा 1 मिनट का सिर्फ सुनाता चलो। अक्सर फिर ऐसा भी देखा है, कुदरत के भी तो निज़ाम है ना। एक खातून मेरे पास थी, कंप्रोमाइज हो